हामिद खान अल-मशरिकी साहब, क्या बाहर वाले आज भी पाकिस्तानी अदालतों के बारे में, पाकिस्तानी सियासत के बारे में, वज़ीर आज़म के बारे में यही रखते हैं कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट कहीं और से होती है? ज़रिया बहुत शुक्रिया। देखिए, बदकिस्मती ये है कि जब एक मुल्क का इमेज या परसेप्शन ख़राब होती है, तो फिर हर अंदाज़ से लोग अपने-अपने अंदाज़ में उसके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये ज़रूर समझा जाता है कि यहाँ पर शायद जो फ़ैसले हैं या अपॉइंटमेंट्स हैं, वो कहीं और से मंज़ूर होके आती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी बुराइयों के बावजूद, बहुत सारी चीज़ों के बावजूद मैं बड़ा पुरुमीद भी होता हूँ कि जजेस जो हैं, वो एक हद से ऊपर अपने आप को कंप्रोमाइज नहीं करते। हमने इन 8 जजों का जो फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से आ जाए या दूसरा जो फैसले हैं वो आ जाए। देखें, इख्तिलाफी नोट चाहे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का हो या जस्टिस याहिया अफरीदी का हो, हर जज की किसी भी कानूनी केस को देखने का एक अपना नजरिया होता है, अपना अंदाज होता है। मैं नहीं समझता कि हम किसी भी तरह इस तरह का कोई बात कर सकते हैं कि कोई अदालत जो है वो किसी खास नजरिए पे चलती है। हर जज भी तो इंसान होते हैं। पूरी दुनिया में जजेस की एफिलिएशंस होती हैं और वो दुनिया को पता होता है कि जजेस का किस तरफ टिल्ट है। लेकिन उस सब के बावजूद जजेस के फैसले जो होते हैं वो मेरिट पे होते हैं। अभी जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने से उसके बाद कुछ अहम क्वेश्चन हैं जो मेरा ख्याल है अभी तक हम नहीं कर पा रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी की उम्र है 59 साल, ठीक है। 3 साल उन्होंने नई आईनी तरमीम से कर दिया है कि जी चीफ जस्टिस 3 साल से ज्यादा अरसा चीफ जस्टिस नहीं रह रहेंगे। सकता। हाँ। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट की उम्र है 65 साल। ये 62 साल के होंगे और ये रिटायर हो जाएंगे। इस हवाले से एक एम्बिग्विटी सामने आ रही है कि क्या रिटायरमेंट की एज से पहले रिटायर कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि इनके जो सक्सेसर होंगे वो कौन होंगे। 3 साल की कदगन लगाने के बाद आपने एक चीज ये कर दी कि आपने चीफ जस्टिस को लिमिटेड कर दिया, 65 साल का हो या ना हो। मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी चीजें बड़ी जल्दी मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सकता है। सौले जफर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सौले जफर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नोटिफिकेशन के बाद ये बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रास्ते से हटाना था। तो जो हामिद खान अल-मशरिकी साहब अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि अभी भी बहुत सारी सुकम मौजूद हैं, यानी तरमीम पास तो हो गई है, अगर मगर तो रहेगी, लेकिन मेन मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को साइडलाइन करना था, जो कि पूरा हो गया। इज दैट सो? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिफाइन करना या कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर करने का जो अमल है ये उसका हिस्सा है। ये दुरुस्त है कि बाकी नज़र में ये कह सकते हैं आप कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे, जिनका नाम पिछले निज़ाम के तहत ऊपर आ रहा था और कहा जा रहा था कि वो चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन मैं आपसे नायत अदब के साथ ये सवाल करना चाहता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब जो थे वो चीफ जस्टिस जरूर बनने वाले थे, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस किस निज़ाम के तहत बनाया जा रहा था? अच्छा। किस आइन के तहत बनाया जा रहा था? आइन की उस तशरीह को करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट को थी। इस पार्लियामेंट ने आइन की एक तरमीम मंजूर की थी जिसे 18वीं तरमीम कहा जाता है। उसमें एक तरीक़ेकार दर्ज था कि जिसके तहत मुल्क का नया चीफ जस्टिस और दीगर मामलात को निपटाया गया था। और उसके तो बाद मतलब सौले जफर साहब, बड़ी माजत के साथ आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सीनियरिटी पर या उनके तजुर्बे पर, उनके कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल निशान लगा रहे हैं? नहीं, मैं उसमें सवाल नहीं कर रहा। मेरी मारूजात जरा तहम्मुल से सुन ले तो मैं आपको समझ आ जाएगी बात की। तो ये मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट होने की वजह से चीफ जस्टिस बनने वाले थे, तो उसका सबब यही था कि पार्लियामेंट ने आइन के तहत इस बात की मंजूरी दी थी। उसी पार्लियामेंट ने अब ये मंजूरी दी है कि पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस होगा 3 सीनियर मोस्ट जजों में से एक होगा और उसका चुनाव पार्लियामेंट की एक कमेटी करेगी। दुनिया में कहाँ होता है कि पार्लियामेंट जो है, जो सबसे मावरा अदारा है मुल्क का, उसको आप किसी अदालत के सबसर्वेंट कर दें, उसके मातहत कर दें, ये नहीं हो सकता। इसलिए कि मुल्क का जो निज़ाम और इंसलाम है
वो तो चलाना पार्लियामेंट ने है। ठीक है और सॉलिड जफर साहब, पार्लियामेंट यहाँ ने- तो आपने पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से बात कर ली। अब मुझे ये बताइए कि क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का? क्या ऑप्शंस रह गई हैं इनके पास? कहां पर इन्हें जो है एसोसिएट किया जाएगा या अपॉइंट किया जाएगा? क्योंकि आईनी बेंचेस भी बन रहे हैं, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी जो बेंच है उसका भी तयन करना होता है चीफ जस्टिस को। मतलब आप इन शख्सियात को कहां पर पाएंगे मुस्तकबिल में? देखिए जी, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो का एक्ट है जी उसके तहत तो ये इस बात का तयन जो है वो चीफ जस्टिस करेंगे कि उसमें कौन कौन होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं वो उसका हिस्सा होते हैं। और अगर आप सीनियर मोस्ट का देखा जाए तो उसमें जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उसका हिस्सा होंगे कुदरती तौर पर, अच्छा। जो पहले निजाम था। अब उसमें इस बात की गुंजाइश पैदा हो चुकी है कि तीसरा जो सीनियर मोस्ट जज है उसकी जगह चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे सीनियर जज को उस कमेटी में शामिल कर सकता है। तो लिहाजा इस बात की तो इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है, इसमें तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है कि कमेटी का मेंबर कौन होगा। चलेंगे लेकिन तो आने आपने- वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि कमेटी का मेंबर कौन होगा और केसेस किस तरीके से एक दूसरे को ट्रांसफर किए जाएंगे। सॉलिड जफर साहब हमारे साथ ही रहेगा। इसारा राना साहब, आईनी तरमीम पास हो गई, नए चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? अगर मैं सियासी मंजरनामे के हवाले से आपका तज्जिया लूं तो देखिए, एक बात तो आप जहन में रखें कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, और अगर कोई समझे कि ये 26वीं तरमीम से मामला हल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह को आप ऐसे समझें कि आपने कोई 10 करोड़ का कालीन ख़रीदा है, कोई 10 करोड़ के जूते भी पहन लिए हैं, लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा कंकर आपके पैर में आ जाए ना तो आप चलने में कभी भी आज़ाद नहीं रहते। या तो आप ये करें कि जो आप कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ कि अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि जैसे आर्मी में होता है ना कि आर्मी चीफ जब लग जाता है तो उससे सीनियर जो होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो इनको भी तो इनको भी रिज़ाइन करवा दिया जाए, रिटायर करवा दिया जाए। छोटे-छोटे ख्वाहिश यानी है ना इस 5-7 हुकूमत की। मरन मैं सुन लेना कि वो 5-7 मरन गुआंढना ते रहंदियां नु ताप चढ़े, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे ते हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा रात बले ते गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गलियां सुंजियां हो जाएं। इन्होंने पहले भी ये किया। इन्होंने काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनाना था तो इन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन पे दबाव डाल के इस्तीफा दिलवाया उनसे, वो रिजाइन करके चले गए ताकि काजी साहब बन सके। अब इनका प्लान ये कि हम इन जजों को रिजाइन करवाएं ताकि उसके बाद हम अपनी मर्जी के लोग जो हैं वो लेके आएं और अपनी मर्जी से मुल्क और आइन और कानून को चलाएं। अभी साले जफर साहब कह रहे थे कि दुनिया में ये कहाँ होता है कि पार्लियामेंट पर जो है वो अदलिया की ताबे हो, तो इनसे पूछे कि दुनिया में कहाँ होता है कि पार्लियामेंट लोगों को अगवा करती है? दुनिया में कहाँ होता है कि पार्लियामेंटेरियन की कीमतें लगती हैं? दुनिया में कहाँ होता है कि 6-6, 7-7 पार्लियामेंटेरियन आपने ऊपर बिठाए होते हैं पार्लियामेंट के, और स्पीकर वेट कर रहे होते हैं कि अगर बंदे कम हुए तो उन्हें बुला लेंगे? दुनिया में कहाँ होता है कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो खुद घी माफिया, चीनी माफिया, आईपीपी माफिया, सारे माफिया बैठे होते हैं? दुनिया की मिसाल पाकिस्तान पे कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है? अच्छा, इसारा ने सब दुनिया में कहाँ होता है कि जहाँ उनका पर आपने चीफ चंद जस्टिस जो मिसालें है पेश की वो हैं, इतना सियासी हो जाए? वहीं पर आपके तज्जिए के साथ मैं एक और मिसाल भी देना चाहती हूँ। इंतजार पंचूता साहब, उनके बारे में मालूमात नहीं मिल पा रही। आज अदालत में इस केस के हवाले से समाअत भी हुई जिसपे MIA-IB के हवाले से भी यही क्या कहते हैं वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें भी नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं।